हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं लेकर चलूँगी एंडोडोंटिक इमरजेंसीज़ को, जिसमें ये जो स्लाइड्स हैं वो कवर करूँगी और इनको जस्ट रीड नहीं करना है, इनको समझाते हुए आगे चलना है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन है उसमें पेन स्वेलिंग तो हो ही रही होती है, और पल्पल एंड पेरियोपाइकल टिश्यू के इन्फेक्शन में ये दोनों चीज़ें फ्रिक्वेंटली हो रही होती हैं। अब इस स्लाइड को याद करने के लिए जिस तरीके से मैं आपने क्या करना है कि सुनते जाना है मुझे, वो इस स्लाइड्स को पढ़ने से देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस दिमाग खुल के सुनिए। तो इरिवर्सिबल आप ये 7 इस तरीके से याद करें कि 2 इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, जिनमें से एक है जिसमें पेरी एपिक्स नॉर्मल है और दूसरे के अंदर एक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस हुआ है, यानी पेरी एपिक्स जो है वो अफेक्टेड है। उसके बाद 5 ऐसी सिचुएशन है जिसमें नेक्रोटिक पल्प है, उनमें 2 स्वेलिंग के साथ हैं और एक बगैर स्वेलिंग के साथ है। जो बगैर स्वेलिंग के साथ है उसके अंदर एक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस हुआ है। जो 4 स्वेलिंग वाले हैं उनमें 2 में फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है, जिसमें एक ड्रेनेज के साथ है और एक विदाउट ड्रेनेज है। और उसके बाद जो दूसरी स्वेलिंग है वो फेशल स्वेलिंग है। ठीक है, फ्लक्चुएंट थोड़ी सॉफ्ट की बात होती है, जबकि डिफ्यूज फेशल स्वेलिंग हुई हुई है लास्ट की 2 नेक्रोटिक पल्प में। उनमें भी अगेन एक ड्रेनेज के साथ है, एक बगैर ड्रेनेज के साथ है। मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड कर रही होती है आपके पल्प पे, पेरियोपाइकल सिचुएशन क्या चल रही है, कितना शदीद दर्द है, कितनी देर तक का दर्द हो रहा है, और ऑब्वियसली कितनी देर तक का दर्द हो रहा है, कितना शदीद हो रहा है, रह रहा है नहीं रह रहा है, ये बेसिकली बता रहा होता है कि वो आया रिवर्सिबल पल्पाइटिस है या इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, जिस पर हमारी मैनेजमेंट डिपेंड कर रही होती है। तो ये दीज आर ऑल कनेक्टेड। स्वेलिंग में डिफ्यूज़ हो गया, फ्लक्चुएंट हो गया। डिफ्यूज़ और फ्लक्चुएंट से मुझे लगता है बेहतर ही होगा कि फ्लक्चुएंट हो गया या फिर फेम हो गया, यानी सॉफ्ट है या फिर वो फेम है, यानी बोन की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, बोन के अंदर की तरफ है स्वेलिंग, या फिर वो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है। एनीवेज, सेकेंडली डिफ्यूज़ है या फिर वो लोकलाइज्ड है किसी एक जगह पे या फिर फैली हुई है। वाइटल टीथ में रिवर्सिबल पल्पाइटिस आ जाता है। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में बेसिकली वजह उसकी क्या क्या बन रही होती है कि या तो कैविटी बनी हुई है टूथ में, डेंटिन आपका एक्सपोज हुआ हुआ, उसकी वजह से ऑस्मोटिक चेंजेस वगैरह हो रही हैं, यानी कि आप कोई भी लिक्विड ले रहे हो जिसका टेम्परेचर जो है वो आपके टूथ में पेन दे रहा है ड्यू टू द ऑस्मोटिक चेंजेस, और वो डेंटिन की ही थ्रू हो रहा है। सो यू नो दिस ऑल। डेंटल ट्रीटमेंट अभी अभी आपने करवाया है तो हो सकता है कि कोई इरिगेंट कोई केमिकल इरिटेंट वगैरह रह गया है, जिसकी वजह से ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस कॉज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो कंटिन्यूसली इरिटेट कर रहा है। रेस्टोरेशन ठीक नहीं कराई हुई। इसमें आप ये कह सकते हैं जैसे कभी कभी रेस्टोरेशन हैंग्स बने हुए होते हैं उनका, उसके लिए बस यही है कि जो भी आपका इरिटेंट वगैरह है उसको आप हटा दोगे तो ठीक हो जाएगा मामला। मैनेजमेंट में यही है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में एसिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक कभी भी सिम्टोमेटिक हो सकता है, ठीक है, और सिम्टोमेटिक अगेन पेन फॉर इमरजेंसी कंडीशन हो गई। अगर आप एसिम्टोमेटिक को ट्रीट नहीं करते, जो भी उसका लॉस स्ट्रक्चर हुआ वो उसको नहीं ठीक कर रहे हो, तो आगे जाके वो सिम्टोमेटिक भी हो सकता है और नेक्रोज भी हो सकता है, यानी नॉन वाइटल भी हो सकता है। जो सिम्टोमेटिक है उसके अंदर पेन या तो थोड़े थोड़े वक्फे बाद आ रहा है या फिर अचानक से पेन उठ रहा है, इस तरह वाली बात है। इसमें टेम्परेचर चेंज से पेन हो रहा है, स्पेशली कोल्ड से हो रहा है, और दोनों में फ़र्क क्या है मेन, वो यही है कि अगर आप पेशेंट से पूछ लो अपने कि आपको टेम्परेचर के चेंज में से, तो क्या हम उससे यही पूछते हैं कि ठंडा गर्म लगता है, तो उसमें अगर वो कहता है कि उसे लग रहा है, और जब वो जैसे चाय अगर पी रहा है उसे गर्म लगा है और उसे दर्द उसकी वजह से शुरू हो गया, फिर उसने वो पीना छोड़ दी, गर्म अब लगना ख़त्म हो गया, यानी स्टिमुलस दूर हो गया और उसे पेन भी उसकी वजह से ख़त्म हो गया, तो वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस है। और अगर उसका पेन नहीं ठीक हुआ, वो अभी तक है, तो इसका मतलब है कि वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, यानी स्टिमुलस के हटा देने के बाद भी पेन जारी है। इसके बारे में कि आपके पास जो इमरजेंसी एंडोडोंटिक मैनेजमेंट हो गई रिवर्सिबल पल्पाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड नहीं है। इस बारे में तो एक आर्टिकल पबमेड से लेकर मैंने पोस्ट किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लें।
इसमें जो मुझे बात समझ आई है, जो मैंने पढ़ी इससे रिलेटेड, उसमें बेसिकली ये कि किसी ने रिसर्च की थी और 2 ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें एक को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दी गई थी, जबकि जो दूसरा ग्रुप और उसके साथ साथ पेन किलर भी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप आइबुप्रोफेन इस्तेमाल करेंगे, अगर उससे पेन ठीक नहीं होता तो फिर आप एसिटामिनोफेन की तरफ जाएंगे। जो दूसरा ग्रुप था उसको एंटीबायोटिक नहीं दी गई थी, सिर्फ ये पेन किलर्स दी गई थी। बट एंड रिजल्ट जो था वो ये था कि एंटीबायोटिक देने वाला ग्रुप और जिसको नहीं दिया गया था वो ग्रुप, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। यानी कि पेन के कंट्रोल से रिलेटेड, क्योंकि रिवर्सिबल परपाइटिस पेन इज़ ऑल्सो कंसर्न, तो उससे रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं मिला था ख़ास। इसमें बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है कि सिम्टोमेटिक रिवर्सिबल पल्पाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, तो डेफिनेटली आप सबसे पहले तो इरिवर्सिबल है, नर्व्स तक पहुंच गया है, तो आपने उन नर्व्स को निकालना है, यानी पल्प को आप निकाल दोगे, उस कैनाल को क्लीन करोगे और अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट इस तरीके से आपका स्टार्ट हो चुका हुआ होगा। और अगर ऐसा होता है कि ये पहले अटैम्प्ट में पॉसिबल नहीं होता, तो फिर आप सिर्फ पल्पोटमी कर देते हो, जिसमें आप कॉर्नल पल्प को निकाल देते हो। सबसे ज़्यादा पल्पोटमी इटसेल्फ इज़ बेसिकली कि आपने कॉर्नल पल्प को निकाल दिया। और यहाँ पे एक और बात की हुई, आपने जो सबसे ज़्यादा बड़ी कैनाल थी उसको भी क्लीन कर दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पल्पोटमी। फिर नेक्रोज टीथ की तरफ आ जाता है। अब तक तो हम लोग सिम्टोमेटिक नर्व्स अलाइव थी उसकी बात कर रहे थे, अब नेक्रोज टीथ की तरफ। तो नेक्रोज टीथ विथ एक्यूट अपाइकल एब्सेस, पहले हमने जो एग्ज़ाम पढ़ी थी उसके अंदर पल्प नेक्रोसिस वाले 5 सिचुएशंस बताई थी, जिसमें एक जो थी वो एक्यूट अपाइकल एब्सेस के साथ थी। फर्स्ट वाली एक्यूट अपाइकल एब्सेस अलोंग विथ नो स्वेलिंग, उसके अंदर कोई स्वेलिंग नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ठीक है, इसमें वो वाली बात कर रहे हैं। इसमें साथ में बताया कि क्या करोगे, इसके लिए आप ट्रैफिनेशन करोगे। वजह ट्रैफिनेशन की, और ट्रैफिनेशन इटसेल्फ होती क्या है, ट्रैफिनेशन बेसिकली मेडिकल में तो इसके मल्टीपल नेम भी है जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ लिए। उसमें स्कल में बेसिकली होल करके ड्यूरा मैटर को रीच करके इंट्राक्रेनियल जो भी डिजीज़ है उनको सॉल्व किया जा रहा होता था। डेंटिस्ट्री के अंदर बेसिकली आपकी जो एल्वियोलर कॉर्टिकल प्लेट है उसको परफोरेट करके और जो प्रेशर है उसको रिलीज़ किया जाता है, जो एक्सुडेट वगैरह उसको रिलीज़ होता है वो, तो दैट इज़ द ट्रैफिनेशन। यानी कि सॉफ्ट टिश्यू में जैसे कि इंसिजन ड्रेनेज करके प्रेशर को रिलीज़ कर रहे होते हैं, पस वगैरह निकाल रहे होते हैं, उसी तरीके से जब बोन में कर रहे होते हैं तो उसको ट्रैफिनेशन कहते हैं। सेम थिंग पल्पल नेक्रोसिस विथ एक्यूट अपाइकल एब्सेस। अभी लेकिन इसमें क्या है कि साथ में स्वेलिंग भी दी हुई है। अब जैसे हमने पहली बात की थी कि स्वेलिंग 2 तरह की हो गई, फ्लक्चुएंट फेम हो गई और दूसरा लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज्ड हो गई। किस किस वजह से हो रही है स्वेलिंग? फ्लेयरअप की वजह से हो रही है। फ्लेयरअप ये होता है कि आपके रूट आरसीटी शुरू हुई है और सिटिंग्स उसकी मल्टीपल हैं और उसके बीच में कभी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बैड सिचुएशन होती है, तो वो बेसिकली फ्लेयरअप कहलाता है और उसकी वजूहत अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा ये कि आपने पूरा ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, ऑब्वियसली आपने एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर कोई मिस्टेक वगैरह किया। उसके अलावा ये कि पेरीअपाइकल पेरी रेडिकुलर एब्सेस जो है उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है, ऑब्वियसली दैट्स एब्सेस क्रिएटिंग प्रेशर, स्वेलिंग तो होगी। पल्पल नेक्रोसिस हो गया, अभी भी वही बात चल रही है। इसकी मैनेजमेंट किस तरीके से हो गया, अगेन इंसिजन एंड ड्रेनेज, आपने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को ख़त्म करना है और कैनाल जो है उसको पूरा का पूरा क्लीन करना है। अगर लोकलाइज्ड है तो फिर प्रेफर्ड मेथड यही है कि आप रूट कैनाल के थ्रू जो है वो लीकेज होने दें, ड्रेनेज होने दें। इंसिजन एंड ड्रेनेज होगा, इंसिजन एंड ड्रेनेज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली हो गया कि सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग हो गई, आपने ये बेसिकली इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने जब इंसिजन देंगे और ड्रेनेज करवा लेंगे तो जब एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर पस होगा ना, तो उसको अपनी बाउंड्री में उसको जो सबसे ज़्यादा वीक बाउंड्री मिलेगी ना, अब वो स्किन की हो या कहीं और की हो,
वो वहाँ पे पेनिट्रेट कर जाएगा और वहाँ से वो मज़ीद स्प्रेड करेगा। तो वो जो प्रोसीजर है वो पूरा रुक जाएगा इस इंसिजन एंड ड्रेनेज की वजह से, और उसके अलावा जो प्रेशर की वजह से पेन अलग से हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। सिम्टोमेटिक टीथ जिसके अंदर पहले से एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट हुआ हो। सो बेसिकली ऑब्वियसली ये ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इसमें आपने पूरी जो आपकी रेस्टोरेशन वगैरह हुई है उसको निकाल के, स्पेशली जब उसके अंदर पोस्ट कोर ये सब कुछ हुआ हुआ है तो वो टाइम ले रहा होगा। क्राउन एंड ब्रिजवर्क रूट कैनाल वाला जो टूथ होता है वो फ्रैक्चर प्रोन हुआ हुआ होता है, इस वजह से भी आप क्राउन वगैरह दे देते हैं और फिर उसको रिमूव करना एंड देन फर्दर आगे काम करना, तो सारा का सारा टाइम टेकन है। दांतों को खुला छोड़ देना अपनी पहली सिटिंग के बाद, अपनी RCT शुरू करने के बाद, ये रिकमेंडेड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक तो वो फ्रैक्चर प्रोन हो जाता है, फूट लॉजमेंट हो रही होती है उस टूथ के अंदर, और इसके अलावा सबसे मेन बात कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें हम लोग स्लाइवा खुद भिजवा रहे होते हैं एक तरीके से, क्योंकि हम उसको ओपन छोड़ दें, स्लाइवा जाते हैं, स्लाइवा अकेले तो नहीं जाता, साथ में बैक्टीरिया लेकर जाते हैं, सेकेंड इन्फेक्शन करता है, और ये भी एक वजह है मेन ऑब्वियसली फ्लेयर अप की। एंटीबायोटिक्स कब कब यूज़ करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंटीबायोटिक्स अगेन इज़ नॉट रिकमेंडेड, हम देते हैं बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो कब कब देनी चाहिए, जो जेन्युइन रीजंस हैं वो ये हैं, इसलिए इसको ध्यान से मैं कहूँगी अपने दिमाग में बिठा लें। एक तो ज़्यादा बुखार होना, दूसरा डिस्कम्फर्ट वगैरह फील कर रहे हो, जब टिश्यू जो है वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो रही हो, इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा हो, उसके अलावा एक है ऑब्वियसली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, बिकॉज वो तो इन्फेक्शन प्रोन होता है ऑलरेडी। तो हम लोग ये ना करें कि हम लोग एंटीबायोटिक्स दे दें एंड जो एंडोडोंटिक इन्फेक्शन है उसकी जो भी सोर्स है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हम कोई मज़ीद ट्रीटमेंट ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एंड आई थिंक के MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, कि एनसेट जो है वो फर्स्ट चॉइस होती है पल्पल एंड पेरियोपाइकल पेन में, क्योंकि एक तो इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट अच्छा है, प्लस ये एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट देता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एज द नेम इंडिकेट्स। इन्फ्लेमेशन को जब जो प्रोसीजर है इन्फ्लेमेशन का, उसके बीच में कट करवा देता है COX-2 इनहिबिटर्स। एनीवेज, फिर आता है फ्लेयरअप्स। फ्लेयरअप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इंटर अपॉइंटमेंट्स जो एग्जर्बेशन होती है पेन की, एमरजेंसी सिचुएशन, बैड सिचुएशन क्रिएट हो रही है, दैट इज़ फ्लेयर अप। इसमें आपके पास 2 to 20% केस में हो रहा है। किन किन केस में ज़्यादा हो रहा है, 20 साल से कम उम्र की बंदियों में ज़्यादा हो रहा है दैन मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर एंड मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। ये मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर का तो आप अपने राइट साइड पे जो इमेज आ रही है उससे याद कर लोगे, मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर आप खुद देख लो किस तरीके से याद करोगे। फिर आता है कि जो लीजन्स होते हैं पेरियोपाइकल वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो फ्लेयरअप के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रीटमेंट आप दोबारा से कर रहे हो, ऑब्वियसली सब कुछ हटा के कर रहे हो, पहले आपने इतने बैक्टीरियाज वगैरह छोड़ दिए थे, तो दैट्स अनदर थिंग। उसके बाद पहले से उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारा दर्द था। इसके रीजंस क्या होता है, ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिकली फाइलिंग की ही बात कर रहे होंगे कि ये जो फाइलिंग है वो आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कर दी है, और प्लस ना सिर्फ करिए बल्कि आपने फाइलिंग के साथ साथ जो भी मटेरियल था, डेंटिन था, पल्पल टिश्यू था, जो भी सोर्स थी इन्फेक्शन की, वो सब कुछ आपने इंस्ट्रूमेंटेशन करते करते उसको एपिक से ही बाहर निकाल दिया। तो अगेन आप पेरियोपाइकल एरिया के अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ले गए, तो अगेन उसकी वजह से फ्लेयर अप हो रहा है। उसके अलावा सिर्फ सोर्स नहीं, डेब्रिस नहीं डेंटिन का, पल्प का, बल्कि रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल ले गए, इरिटेंट्स ले गए, जिसमें आपके पास इरिगेंट्स आ गए, इंट्राकैनाल मेडिकेशंस आ गए, सीलर्स आ गए, बेसिकली ये सारे के सारे इरिटेंट्स हो गए। कैनाल की जो क्लीनिंग होती है उसको यूज़ करने वाले मटेरियल जो हैं वो आप अपनी एपिक से बाहर ले गए। उसके अलावा एक है, अगर आपने टेम्प्रेरी फिलिंग फॉर एग्जांपल पेशेंट को करके भेज भी दिया है, तो वो आपने काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी है, वो बाइट में आ रही है, हाइपर ऑक्लूजन वाले सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं। रूट फ्रैक्चर्स के अंदर पेन हो रहा होता है, अगेन बाइट की वजह से भी हो रहा होता है, तो ये भी फ्लेयर अप्स कॉज कर रही होती है। वैसे ही एक RCT वाला टूथ अगेन फ्रैक्चर प्रोन होता है।
प्लस आप उसको अगर हाइपर ऑक्लूजन में रख के भेजोगे तो उससे भी रूट फ्रैक्चर के चांसेस हो रहे होते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स वो हम लोगों ने जो ऊपर बात करी है उसमें ही आ जाता है कि आपने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को बाहर भेज दिया। मैनेज किस तरीके से करोगे? फार्माकोलॉजिकली मैनेज होगा, यानी कि आप मेडिसिन वगैरह से मैनेज कर रहे हो, आई नो यू नो, बट खैर एनीवेज अगर बहुत ज़्यादा फ्लेयरअप्स की वजह से पस वगैरह वाली बातें हो गई हैं तो फिर आपको इंसिजन ड्रेनेज करनी पड़ेगी, ट्रैफिनेशन करनी पड़ेगी, डिपेंड्स। हाँ, ट्रैफिनेशन के बारे में मेन बात कि बोन परफोरेट करके जो हम कर रहे होते हैं, तो आया सॉफ्ट टिशू इंसिजन ड्रेनेज या फिर आप बोन को परफोरेट करके लाइक ट्रैफिनेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं फ्लेयरअप में। प्रोफाइलैक्टिक यूज़ जो होता है एंटीबायोटिक का वो इंडिकेट नहीं होता। अभी मैं पढ़ रही थी कि अगर आपके पास टूथ जो है वो पल्प अगर नेक्रोज हो चुका हुआ है, तो ऐसे नेक्रोज पल्प का जो पेरियापाइकल एरिया है वो अगर अफेक्ट होता है तो अच्छा खासा अफेक्ट हो चुका हुआ होता है, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से अफेक्ट चला आ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपका इतना ज़्यादा गन जमा हो चुका हो, वहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो एंटीबायोटिक जो होता है वो थेरेप्यूटिक फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करता है, तो वो देनी चाहिए थेरेप्यूटिकली। लेकिन आप इंस्ट्रूमेंटेशन फ्लेयरअप्स को अवॉइड करने का बेसिकली प्रिकॉशनरी मेथड ये है कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन अपनी टेक्निक ठीक रखो। तो आप अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन की टेक्निक ठीक ना रखो और फिर आप प्रोफाइलैक्टिक यूज़ के लिए दे दो। ऑब्वियसली अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक ठीक नहीं रखोगे तो आप कहीं खुदा ना खासा इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक ठीक नहीं रखी, या चलो अगर कोई चांसेस हैं भी तो इन्फेक्शन के वो ना हो, और इस वजह से हम लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। दैट्स द रॉन्ग वे। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक ठीक रखनी है, प्लस सिंगल फर्स्ट विजिट के अंदर अपनी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कंप्लीट करके जो कैविटी का एक्सेस है उसको हमने सील अप कर देना होता है। तो इसलिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन चूँकि वहाँ तक पहुँचेगा नहीं तो फ्लेयरअप्स अगेन कॉज नहीं होंगे। तो दीज आर द मेथड्स टू अवॉइड द फ्लेयरअप रादर कि हम प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स नॉट इंडिकेटेड प्रोफाइलेक्टिकली बट थेरेप्यूटिकली इट डज। और वो कौन से केस में कि नेक्रोज पल्प वगैरह हो तो। थैंक यू।